ब्राह्मण समाज क्या आज दो जगह बढ़ गया है, गांधी जी के साथ या गोडसे के साथ? एक मिनट, ब्राह्मण समाज का मतलब आपका किससे है? एक तो ब्राह्मणवादी सोच होती है और एक ब्राह्मण जाति होती है। ब्राह्मण जाति तो मैं ब्राह्मण जाति का कैसे तय कर सकता हूँ और मैं कौन हूँ तो ये बताने वाला कि ब्राह्मण जाति किस पाले में है। लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो वहाँ तो एकदम मन बना लिया ब्राह्मणों ने कि हमने खिलाफ जाना है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हम देख रहे थे प्रदर्शन हुआ बहुत बड़ा, ब्राह्मण समाज ने कहा हम खिलाफ जाने वाले हैं। तो ये मामला है। लेकिन दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज आप सबको पता है गांधी जयंती है। हम लोग इस समय दिल्ली में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं कि देश आखिरकार इन लोगों की सोच और समझ के मुताबिक देश की ओर जा रहा है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, आजकल आप देखते होंगे कि हर जगह भारत के तमाम टीवी और गोदी मीडिया, जिसको कहा मोदी मीडिया अगर से कहें, मोदी मीडिया भारत में खालिस्तान की बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 1925 से राष्ट्र स्वयंसेवक संघ डटा हुआ है। 1925 से लेकर आज हम बात कर रहे हैं 2023 में 100 साल की जिंदगी होने वाली है संघ परिवार की। संघ परिवार हमारे देश में निरंतर राज कर चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है 6 साल से ज्यादा। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 10 साल होने वाले हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा संगठन के सदस्य अगर किसी के हैं तो राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के हैं। और उसके अगर मैं कहूँ रक्तबीज की तरह विद्यार्थी परिषद हो, मजदूरों का संगठन हो, किसानों का संगठन हो, व्यापारियों का संगठन हो, पत्रकारों का संगठन हो, इवन अब तो उद्योगपति और ब्यूरोक्रेट्स में भी उनका संगठन है। और ये सब मिलकर के इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए और न बना सकते, हम बनाने नहीं देंगे। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं। इसको भी आपको सोचना पड़ेगा। इनके दो बड़े चहेते, एक हमारे देश में सावरकर कभी भी संघ का सदस्य नहीं रहा, हिंदू महासभा का सदस्य है। और हिंदू महासभा के सदस्य रहे सावरकर ने कहा था कि हिंदू छेद जब बड़ा हिंदुत्व वाले होते हैं तो हमारे देश में कई बार सिखों को, कई बार ईसाइयों को, कई बार मुसलमानों को, पारसियों को, बौद्धों को, तमाम और धर्म के लोगों को लगता है कि हिंदू उनके खिलाफ है। मैं आपको वादा करता हूं एक भी हिंदू आपके खिलाफ नहीं है। ये हिंदुत्ववादी नस्ल आपके खिलाफ है। मैंने बहुत पहले कहा था 1984 में, दुख की बात है कि इंदिरा जी की हत्या के बाद कत्ले आम हुआ दिल्ली में सिखों का। लेकिन मैंने दावा किया था, मैं भूपेंद्र रावत लॉरेंस रोड में रहता था जिसका नाम अब केशवपुरम हो गया है, और वहाँ रात को सिखों के खिलाफ भय दिखाकर चौकीदारी करने के लिए मुझे भी मेरे घर से बुला करके जो भार लाता था, जो मेरे हाथ में हथियार पकड़ाने का काम करता था, वो आरएसएस का व्यक्ति होता था। और वो महरूम व्यक्ति है इसलिए उनका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके खानदान को बता सकता हूँ। और तब हमने उस रोग से निकलने का तरीका ये निकाला। मैं C8 में रहता था, वहाँ साथ में एक C3 ब्लॉक लगता था, दूसरा C7 लगता था। हमने वहाँ अपने मित्रों से कहा हम एक सीटी मारेंगे, आपका जवाब 2 सीटी से देना। और हम कहते 2 सीटी का मतलब है कि कोई सरदार हमला करने नहीं आ रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ 1984 की, जो सिखों के खिलाफ इनका चरित्र था। ये बात इसलिए आज कर रहा हूँ कि अभी तक ये देश में मुसलमानों के खिलाफ उनका भय दिखा करके राज करते रहे हैं। लेकिन अब 2024 का एजेंडा सेट हो गया है। 2024 में इस देश के खिलाफ, इस देश को देश का अलग हिस्सा करके खालिस्तान बनाने की मांग करने वाले सरदारों से नफरत फैलाकर उनके खिलाफ नफरत फैलाने का षड्यंत्र संघ परिवार की सरकार कर चुकी है। आपके सामने है 4100 करोड़ से ज्यादा खर्च करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी G20 का आयोजन किया था। और G20 के आयोजन में कनाडा का प्रधानमंत्री भी आया था, जस्टिन ट्रूडो। और आज हमारे देश के 16 लाख लोग कनाडा में रहते हैं। वो 16 लाख लोगों को, जो मेरे को सुन रहे हो कनाडा के मित्र, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, एक एक घर में मेरी इस बात को पहुंचाना। कनाडा के 16 लाख लोगों में बहुत मुश्किल मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर मैं कह रहा हूं, जो शायद खालिस्तान की बात करते हैं। और खालिस्तान की बात भी वो ऐसे मौके पर, ऐसे टाइम पर कर रहे हैं जब देश में नरेंद्र मोदी की सत्ता से बेदखली का काम होने जा रहा हो। और ये बेदखली अब मुसलमानों के विरोध के कारण रुकने वाली नहीं है। इसलिए ये बेदखली अब सिखों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है।
आज हमारे देश के लाखों बच्चे कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं। एक भी युवा युवती ने नहीं कहा, एक भी परिवार के लोगों ने नहीं कहा हम अपना बच्चा नहीं भेजना चाहते हैं। आप कनाडा में फोन कर लो, भारत के गोदी मीडिया ने कनाडा और भारत के बीच में ऐसे रिश्ते बना दिए हैं तो हवा में। जमीनी स्तर पर कनाडा में रह रहे 16 लाख भारतीय परेशान नहीं है। तब हम आपको कहना चाहते हैं ये खेल क्या है, इस खेल को बदलने का षड्यंत्र क्यों हुआ। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो बताया था कि चीन को लाल आग दिखाने वाला नरेंद्र मोदी हमारे कैलाश रेंज और हॉट स्प्रिंग है गलवान घाटी के पास, उस पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। और चीन ने जहां कब्जा करके बैठा है, अप्रैल 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी चाहे तो मानहानि का मुकदमा मेरे खिलाफ करे। मैं ये दावा कर रहा हूं कि अप्रैल 2020 से लेकर के आज 2023 का मैं अक्टूबर के बाद जिक्र कर रहा हूं, 19 दौर की बात भारत की सेना के कमांडर और चीन की सेना के कमांडर मिलकर कर चुके हैं। और ये भारत की सेना के कमांडर प्रार्थना कर रहे हैं चीन की सेना के कमांडरों से कि आप अपने उस इलाके में जहां घुसपैठ करके बैठे हो वहां से वापस चले जाओ। जहां घुसपैठ करके आपने 15 जून को हमारे देश के 20 निहत्थे जवानों की मार पीट कर हत्या कर दी थी, उस हत्या के उन शवों की भी हमारे देश का प्रधानमंत्री और सरकार तब भी मानती है 76 जवान घायल हो गए थे। और आज स्थिति क्या हो गई है, आज वहां का राज्यपाल उपराज्यपाल लद्दाख का उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा कह रहे हैं कि 1 स्क्वायर इंच पे हमारे भारत की जमीन पर कब्जा नहीं है चीन का। और हमारे उत्तरी रेंज के उपेंद्र द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल वो दावा कर रहे हैं कि चीन का कब्जा नहीं है। तो अगर लेफ्टिनेंट जनरल का और उपराज्यपाल बीडी मिश्रा का दावा ठीक है तो नरेंद्र मोदी देश को बताए कि अभी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में गिड़गिड़ा करके शी जिनपिंग से मुलाकात करके क्यों गिड़गिड़ाए और कहा कि सीमा पर जहां आपकी रेंज थी वहां जाओ। नरेंद्र मोदी आंख दिखाने की बजाय चीन के आगे गिड़गिड़ाता हो। तब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे देश का लद्दाख का उपराज्यपाल और उत्तरी रेंज के लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी सही बोल रहे हैं तो फिर सेना के जो कमांडर 19 दौर की बात कर चुके हैं किसके साथ में, चीन के सेना के साथ में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर चीन की सेना के साथ भारत की सेना के कमांडर ईमानदारी के साथ बात कर रहे हैं कि चीन अपनी सीमा पर वापस जाए तो फिर लद्दाख में जो उपराज्यपाल की कुर्सी पर बैठा है और जो उत्तरी रेंज का कमांडर है उपेंद्र द्विवेदी, इन दोनों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि चीन क्या हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, इस बात से ध्यान भटकाने के लिए। दूसरा जिक्र मैं करना चाहता हूं, OCCRP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, वो एक स्वतंत्र संगठन है विश्व के पत्रकारों का। उन्होंने 31 अगस्त को एक रिपोर्ट जारी की। क्या 1 अरब अमेरिकी डॉलर मतलब 83 अरब रुपए भारत से नरेंद्र मोदी की मिली भगत से अडानी ने विदेश से भेजा और शेल कंपनी के माध्यम से उसे भारत में निवेश किया। और भारत के हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनी, रेलवे लाइन अडानी के माध्यम से चीन को बेचा गया। उसका 63 अरब अमेरिकी डॉलर लगा हुआ है। दूसरा ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है कि भारत की सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक और हथियार बनाने की कंपनी से लेकर के रेलवे लाइन का जाल चीन को बेचा गया, देश के दुश्मन को बेचा गया। इससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। तीसरा षड्यंत्र है, दुनिया में झूठे आंकड़े पेश करके कहा जा रहा है कि हम क्या कहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति दुनिया में सब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मंगलयान 3 को बनाने वाले 2900 इंजीनियरों को पिछले 19 महीने से वेतन नहीं मिला है। अभी पश्चिम बंगाल की सरकार सड़क पर आ रही है, वहां मनरेगा का पैसा नहीं दिया जा रहा है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, हमारे देश के लाखों जो भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी हैं वो दिल्ली में आए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर के, भारत सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। कब? जब 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने मात्र 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था और एक नाल में
1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा उठा दिया है। हमारे देश की एक एक सरकारी संपत्ति को खड़ा करने में देश की 300 से ज्यादा संस्थानों को नीलाम कर दिया हो, 1 लाख करोड़ दुनिया से कर्जा उठा दिया हो, और हमारे देश में 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बिकवाया हो, 20 रुपए 30 रुपए लीटर का डीजल और पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया था, कई लोग सोचेंगे तब, और उसको 100 रुपए में बिकवा करके देश को लुटवाया हो, और दुनिया भर का हमारे देश के बच्चे के पेन पेंसिल कॉपी पेन आटा दाल चावल चीनी पर टैक्स लगा करके देश को लुटवाया हो, उसके खजाने में भूतपूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देने के लिए पेंशन नहीं है, और तब हमारे देश में चंद्रयान 3 बनाने वाले इंजीनियरों को 19 महीने से वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, मनरेगा का काम करने वाले मजदूरों को पैसा देने के लिए नहीं है, तो बेरोजगारों को रोजगार देने का नहीं, सरकारी संस्थानों को बचा नहीं सकता है। चीन के गुलामी के कारण चीन के खिलाफ एक व्यक्ति बोला था, हमारे देश का पहला सीडीएस बिपिन रावत, जिसको नरेंद्र मोदी ने मिल करके चीनी हत्यारों के स्लीपर सेल के माध्यम से बिपिन रावत की इसलिए हत्या करवा दी क्योंकि बिपिन रावत एकमात्र ताकत था जिसने चीन को खतरा बताया था। चीन हमारे देश के लिए खतरनाक है, नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाया, अमित शाह नहीं बोल सकता है, राजनाथ सिंह नहीं बोल सकता है, ये क्या नाम उसका भागवत, इनकी ताकत नहीं बोलने की। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 100 साल का होने वाला है संघ, इसकी ताकत नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो तब ऐसे में हमारे देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि भाई लंदन में एक गुरुद्वारे में 2 चरमपंथियों ने हमारे देश के राजदूत को गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया, ये बहुत बड़ा समाचार बन गया। हमारे देश में वहां एक आतंकवादी है, उसके 5-7 मुसलमानों को उसने संपर्क किया कनाडा से। अरे 5-7 मुसलमानों के तुम्हारे पास नाम नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं केशव हेगड़े वार से लेकर के आज के मोहन भागवत तक एक एक उसको बता सकता हूं जो हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता को खत्म करके इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। हमारे देश के 20 करोड़ ज्यादा मुसलमान, सिखों का, ईसाइयों का, पारसियों का, और जो हमारे देश में हमारे जैसे डेमोक्रेटिक लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग, जो सब इंसान से इंसान में प्रेम रखने वाले लोग हैं, हम सब लोगों की सोच और समझ को दरकिनारे करके ये भय दिखाया जा रहा है कि 5-7-10 लोग खालिस्तान का जिक्र करेंगे तो हमारे देश के लिए खतरा बन जाएगा। और संघ परिवार जिसकी केंद्र में सरकार बन गई हो, कई राज्यों में सरकार हो, जिसका विद्यार्थी संगठन, किसान संगठन, व्यापारी संगठन वो सब खड़ा हो, वो हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा न बना, वह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। तब मेरा आप लोगों से अपील है कि अभी इनके नए नक्श देख लो। हिंदू राष्ट्र का दस्तूर वही है जिसने रामायण काल में रामायण लिखने वाले महर्षि को डकैत बताया था, जिसने महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, जिसने दलितों की, महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया था, और वो फिर वही मनुस्मृति को लागू करने के लिए हमारे देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और देशवासियों को खालिस्तान के नाम पर अहम मुद्दों से भटकाने की तरफ ध्यान बढ़ा रहे हैं। और मैं खासकर कनाडा में और कनाडा से संबंध रखने वालों से अपील करता हूं कि बेनकाब कर दो इन संघियों को जो देश के अहम मुद्दों से ध्यान भटका करके कृत्रिम तरीके से खालिस्तान करा करके देशवासियों को गुमराह करके अपनी नकली राजनीति क्या बोलते हैं वो राष्ट्रवादी सोच को परोसने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।